बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे जानवर आते हैं और वो जानवर अपने बच्चे पैदा करके इस दुनिया से मर के चले जाते हैं। इसी तरह बच्चे उनके बच्चे, उन जानवरों के बच्चे भी अपने जैसे बच्चे पैदा करके अपना सिलसिला जारी रखता है। इसी तरह बच्चे ये दुनिया में एक तरतीबवार सिलसिला है जो कि तरतीब से जानवर यानी जानदार आते हैं और बेतरतीब इस दुनिया से जाते हैं। तो इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है इसी पैदाइश के साथ, इसी तरह के एक प्रोसेस के साथ जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होती है? तो रिप्रोडक्शन को बच्चे हम डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स टू इंक्रीज देयर नंबर। वो अमल जिसमें जानदार अपने जैसे बच्चे पैदा करके अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, उस अमल को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी अमले तौलीद बोलते हैं। रिप्रोडक्शन से जानदारों को क्या फ़ायदे मिलते हैं? आए बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानदार जब अपने बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे पैदा करने से मुख्तलिफ फ़वाइद में से पहला फ़ायदा जो ये है कि वो अपनी स्पीशी को मेंटेन रखते हैं। आप देख ले, जब कोई जानदार अपने बच्चे पैदा न करे तो वो नस्ल ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह यानी इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि कोई जानवर अपने बच्चे पैदा करके अपनी नस्ल को देर पा कायम रख सकते हैं। तो पहला एडवांटेजेस रिप्रोडक्शन का ये है, मेंटेन देयर स्पीशीज। नंबर 2, इंक्रीज देयर नंबर। आप देखते हैं बच्चे, जिस माशरे में हम रहते हैं ये वो माशरा है जिसमें जिन जानवरों के बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनकी चलती हैं, वो जानवर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जिनकी तादाद कम होती है वो जानवर वहाँ पर ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। सिवाय एक हकीकत के, आप देखते हैं बच्चे, जंगल में एक ही शेर होता है, उसकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो अपनी नस्ल बरकरार रखते हैं। वो वहाँ पर सिर्फ शेर कमाना जाता है। यहाँ पर बच्चे हम बात को थोड़ा सा और की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जानदार ताकतवर होते हैं, तादाद में वो क्यों कम ना हो, वो उसी इलाके पर, वो उसी एनवायरनमेंट पर होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मेरा मतलब ये भी है कि रिप्रोडक्शन से जानवर अपने तादाद इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी बिना पर वो उसी माहौल में आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमने ये बोला कि इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अपने जैसे बच्चे यानी अपनी तादाद, अपनी नस्ल को इंक्रीज करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन। हम जानते हैं बच्चे कि जब जानवर आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस रिप्रोडक्शन के दौरान इनके न्यूक्लियस यानी उनके डीएनए आपस में मैक्स हो जाते हैं और इस मैक्सअप की रिजल्ट में नए किस्म के, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इस मैक्सिंग के नतीजे में हमारे पास नए जीन फॉर्मेशन होती हैं, न्यू जीन फॉर्मेशन होती है। इस न्यू जीन फॉर्मेशन की रिजल्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास इसी माहौल में, इस माशरे में न्यू वैरायटी फॉर्मेशन अक्कर हो जाती हैं, वाक़ हो जाती हैं। यानी न्यू जीन से नए करैक्टर आते हैं और जिन जानवरों में नए करैक्टर आते हैं उन जानवरों में न्यू स्पीशी की नए नस्ल जो है वो डेवलप होते हैं। तो चौथा फंक्शन हमारा, एडवांटेजेस हमारा ये था, रिप्रोडक्शन में न्यू वैरायटी जो है वो फॉर्म होती हैं। पांचवा फंक्शन ये है,
ओल्ड वैरायटी रेगुलेट। इसका मतलब यह है कि इसी नस्ल में कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने वल्दैन की तरह होते हैं और अपने पुराने वल्दैन की वैरायटी को भी बरकरार रखते हैं, लेकिन नए वैरायटी भी आते हैं। तो लिहाजा ये बात हम कह सकते हैं ओल्ड वैरायटी रेगुलेट। ये पॉइंट बच्चे, छठा पॉइंट हमारा बेटर एडेप्टेशन। न्यू वैरायटी, न्यू कैरेक्टर, न्यू एडेप्टेशन आने से, यानी न्यू कैरेक्टर के आने से वो जानवर उसी माहौल में बेहतर तरीके से अडॉप्ट हो जाते हैं। सो हम ये बात कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में ये जानवर जिस माहौल में रहते हैं वो सही तौर पर अडॉप्ट हो जाते हैं ड्यू टू न्यू कैरेक्टर। न्यू जेनेटिक वैरायटी आने से वो फुली तौर पर अडॉप्ट हो जाते हैं, जिस तरह का भी माहौल हो वो उसमें फिट हो सकते हैं। तीसरा ये है जेनेटिक वेरिएशन। जिन जानवरों में रिप्रोडक्शन होती है वो जानवर अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेरिएशन भी काज करते हैं। इन वेरिएशन के बिना पर यह बात हम कह सकते हैं कि ये जानवर अपने इस बेटर माहौल में फुली तौर पर एडजस्ट हो सकते हैं। वेरिएशन का मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि वो तब्दीलियां जो वल्दैन में ना हो, बच्चों में हो, उसी ऐसी वेरिएशन को हम बोलते हैं, ऐसे इख्तिलाफात को, ऐसे तबादले को हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। तो ये थी बच्चे रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस के बारे में कुछ पॉइंट। अगला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ गीमीट फ्यूजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ reproduction. Number 1 sexual reproduction, number 2 asexual reproduction. Sexual reproduction is that type of reproduction in animal in which gametes are involved, यानी वो रिप्रोडक्शन की किस्म जिसमें गीमीट्स की फ्यूजन होती है। यानी इस डिफिनेशन को हम दूसरे तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गीमीट अकर इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर एनिमल में पाया जाता है, जबकि दूसरा है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो गीमीट्स आर इन्वॉल्व, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गीमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस डिफिनेशन को हम दूसरे अल्फाज में यह भी कर सकते हैं, नो फ्यूजन ऑफ गीमीट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में इंतहाई कम पाया जाता है, सेक्सुअल ज्यादा पाया जाता है। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों एनिमल्स में आमतौर पर पाया जाता है, पौधों में कम पाया जाता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानवरों में कम पाया जाता है, पौधों में आमतौर पर पाया जाता है। यानी ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में होता है और ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानवरों में होता है। तो ये था बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट। अब हम मजीद जाते हैं और पॉइंट्स की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से अवामिल जो हैं वो शामिल होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस वाक़ होते हैं। नंबर 1 इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमेशा फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगी। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ गीमीट अकर इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ गीमीट अकर आउटसाइड द बॉडी, जिस्म से बाहर होती है, सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहां पर बच्चे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाकई होती है। दूसरे नंबर पर इंटरनल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद पेरेंट यानी मादर के
पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ऐसे डेवलपमेंट को हम इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसके बाद इसके साथ हम ये बात कह सकते हैं कि मोस्टली यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट आमतौर पर ज्यादातर पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स में। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट नहीं होती। जैसा कि बच्चे मैं आपको फ्रॉग के बारे में बताता जाऊं कि फ्रॉग जो है वो पानी में रहता है। फ्रॉग अंडे बाहर एनवायरनमेंट में देते हैं, फीमेल फ्रॉग, और मेल फ्रॉग बाहर पानी में, फीमेल फ्रॉग बाहर पानी में अंडे देते हैं और मेल फ्रॉग उसी पानी में उस अंडों पर स्पर्म चढ़काते हैं। यानी अंडे और स्पर्म की फ्यूजन मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों के जिस्म से बाहर हो गया। सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए बच्चे यहां पर मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर इंटरनल होता है, डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। कम यानी रेयर केसेस में या एक्सेप्शन में वो एनिमल जो पानी में रहते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट पाया जाता है। तीसरे नंबर पर यूनिसेक्सुअल एनिमल, जिन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमेशा बच्चे वो एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये कि उनमें सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चौथे नंबर पर है बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जानवरों में होती है तो उनमें फादर और मदर यानी मेल और फीमेल इंडिविजुअल दोनों जो है रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। पांचवें नंबर पर है गीमीट्स आर प्रोड्यूस, यानी जो जिन जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनके लिए यह बात जरूरी है कि उनके जिस्म में गीमीट्स यानी स्पर्म और एग का पैदा होना जरूरी है। इसके अलावा बच्चे हम ये बात कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गीमीट्स के पैदा होने के साथ साथ उसमें फ्यूजन ऑफ गीमीट्स जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ये भी बहुत जरूरी है। सातवां नंबर है हमारे पास हेटेरोगेमेटिक इंडिविजुअल। हेटेरोगेमेटिक इंडिविजुअल का मतलब ये कि इन इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गीमीट अलग अलग पैदा होते हैं और ये मेल और फीमेल गीमीट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पर यानी यहां पर 8वें नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कि मोस्टली मेल गीमीट विल बी मोटाइल। जिस तरह के स्पर्म आप देख ले विद द हेल्प ऑफ टेल वो हरकत कर सकते हैं। स्मॉल इन साइज में छोटे होते हैं और मेनी इन नंबर होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म मौजूद होते हैं। इसके अलावा फीमेल गीमीट विल बी नॉन मोटाइल, वो हरकत नहीं कर सकते, और फीमेल गीमीट लार्जर देन मेल गीमीट यानी स्पर्म के मुकाबले में मेल गीमीट साइज में फीमेल गीमीट स्पर्म के मुकाबले में बड़े होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। और उसके अलावा एग जिसको हम ओवम भी बोलते हैं वो एक होता है या एक से ज्यादा 5, 6, 8 वगैरह होते हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं होती जितने स्पर्म की तादाद होती है, एक की तादाद उतनी ज्यादा नहीं होती। 9वां पॉइंट है हमारे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन इंडिविजुअल, यानी जिन जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जानवर वो एनिमल उनके एनिमल मेल और फीमेल में प्रॉपर डिस्टिंक्शन होती है। मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजिकली प्रॉपर फर्क कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी दो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल पाए जाते हैं। मेल की अलग बॉडी सेटअप होती है और फीमेल की अलग बॉडी सेटअप होती है। तो ये था बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम कुछ मजीद स्पेशल टर्म जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, उसके बारे में कमेंट्स में लिखते हैं कि सर हमें इस चीज की समझ नहीं आती, या वायु में अक्सर उससे पूछा जाता है। तो पहला है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गीमीट्स यानी मेल और फीमेल गीमीट के आपस में मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं आपको बताऊं, ये है एग और ये है
इसको हम बोलते हैं स्पर्म। इन दोनों के मिलाप को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरे नंबर पर है स्पर्म। व्हाट इज स्पर्म? मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड स्पर्म, या मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड स्पर्म, या मेल जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्म, या रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड स्पर्म। तीसरे नंबर पर है ओवम और एग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड एग और ओवम। इसका ओवा प्लूरल है, एग्स उसका प्लूरल है। तो चौथे नंबर पर है गिमीट। रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड गिमीट, या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मेल एंड फीमेल सेल आर कॉल्ड गिमीट, या जर्मिनल सेल आर कॉल्ड गिमीट। उसके बाद एक गोनेड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेड्स, या मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर कॉल्ड गोनेड्स, या हम बोलते हैं कि टेस्टिस एंड ओवरी आर कॉल्ड गोनेड्स। इसके अलावा बच्चे बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल कैसे कहते हैं? सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी। एक बॉडी में मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी अगर पाए जाए तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। या बच्चे इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होती है हर्माफ्रोडाइट। अक्सर बच्चे इन टीएस या दूसरे वायु में या एनएमडी के टेस्ट में इसके बारे में ये ज्यादातर आता है कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल हैव सेपरेट सेक्सेस इन आर, उसमें ये भी आया होता है कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट। तो याद रखे बच्चे, बाइसेक्सुअल में एक ही बॉडी होती है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी एक बॉडी के अंदर होती है। सो सच टाइप ऑफ एनिमल और इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। सातवें नंबर पर है बच्चे जाइगोट। याद रखे बच्चे, जब ये स्पर्म और ये एग आपस में फ्यूज होते हैं तो इसके रिजल्ट में, इन दोनों के रिजल्ट में एक स्ट्रक्चर बनती है, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट। यानी इसी जाइगोट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। क्या बोलेंगे बच्चे? फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। यानी स्पर्म अंडे के साथ जब मिलता है तो इसकी अंदर, स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम की तादाद n होती है और एग के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद n होती है। जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है तो स्पर्म अपनी सिर्फ न्यूक्लियस को इसके अंदर दाखिल कर देते हैं। और याद रखे बच्चे, स्पर्म की न्यूक्लियस हैप्लॉइड होती है, एग की न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होती है। सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोन्यूक्लियस। प्रोन्यूक्लियस यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोन्यूक्लियस। सो जब दो प्रोन्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, 2n न्यूक्लियस बनता है। ऐसा एक जिसके अंदर 2n न्यूक्लियस हो उसको हम बोलेंगे जाइगोट। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। ये जाइगोट जब आगे जा करके मैच्योर हो जाता है तो ऐसे जाइगोट को हम बोल लेते हैं एम्ब्रियो। यानी हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, मैच्योर जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। उसके बाद है बच्चे फीटस। फीटस हम उसी को कहते हैं जब इसी एम्ब्रियो में प्रॉपर ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, ऑर्गन बन जाते हैं प्रॉपरली, यानी एक आम इंसान की या किसी दूसरे जानवर की तरह उनके आज़ा बन जाते हैं, हाथ पांव सर आंखें नोज वगैरह ये सारी चीजें बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम बच्चे को बोलते हैं फीटस। और ये फीटस जब यूट्रस से डिलीवर हो जाता है, उसकी बर्थ वाकई हो जाती है, मां के पेट से निकल जाता है, तो उसी फीटस को हम डिलीवरी के बाद बीबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं। याद रखें बच्चे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड दैट सीक्रीट रिप्रोडक्टिव हार्मोन। मिसाल के तौर पर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। दे आर सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। सो टेस्टिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आर आल्सो testes are also called male gonad। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या मेल गोनेड्स हम टेस्टिस को बोलते हैं। इसी तरह बच्चे फीमेल में होती हैं ओवरी।
ओवरी खारिज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसी ओवरी को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, या बच्चे हम उसको बोलते हैं फीमेल गोनेड। तो याद रखें बच्चे, हर वो चीज जो रिप्रोडक्शन के लिए हार्मोन खारिज करते हैं, ऐसे चीजों को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे ऑर्गन को, ऐसे टिश्यू को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। 12वें नंबर पर है बच्चे रिप्रोडक्टिव हार्मोन। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हार्मोन? दीज आर दोज हार्मोन दैट प्ले अ रोल इन रिप्रोडक्शन। जिस तरह के अभी बच्चे आपको मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये सारे क्या हैं बच्चे? सेक्स हार्मोन हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन में वाइटल रोल अदा करते हैं। सच टाइप ऑफ हार्मोन आर नोन एज रिप्रोडक्टिव हार्मोन। 13 नंबर पर है बच्चे जेनेटेलिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर आल्सो कॉल्ड जेनेटेलिया। जिस तरह बच्चे आपको मैंने बता दिया कि हम गोनेड्स को भी जेनेटेलिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटेलिया और गोनेड्स में थोड़ा सा फर्क है। जेनेटेलिया हर वो चीज, हर वो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो कि फैसिलिटेट करता है रिप्रोडक्शन को। जिस तरह के ह्यूमन में मेल में है पेनस, वो जेनेटेलिया है। और इसी तरह बच्चे एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं, कुछ इंटरनल जेनेटेलिया भी होती हैं। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वो पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट को हम मुख्तसर तौर पर जेनेटेलिया बोल सकते हैं। इसके बाद है कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। कभी कभार बच्चे हम कंसेप्शन का मतलब ये भी लेते हैं कि जाइगोट का यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने को कंसेप्शन भी कहते हैं, यानी जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं हमल का होना। तो फर्टिलाइजेशन का लफ्ज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी फर्टिलाइज्ड एग का यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन को हम बोलेंगे कंसेप्शन। इसके अलावा बच्चे 15 नंबर पे है जर्म या जर्मिनल सेल। हर वो सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले, ऐसे सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल या जर्मिनल सेल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बच्चे आपको मैंने बताया, स्पर्म एंड एग दोनों क्या हैं? ये हमारे पास जर्म सेल के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये था बच्चे स्पेशल टर्म जो कि हम अक्सर रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, और या स्टूडेंट हमसे पूछते हैं। एक और चीज बच्चे यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, ये दो सिंबल हैं जो कि आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, या आप लोगों ने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे देखा होगा। एक ये वाला है, ये इंडिकेट करता है फीमेल को, और ये दूसरा वाला जो है ये इंडिकेट करता है मेल को। याद रखें बच्चे, एक और इसी तरह का सिंबल है जिसको हम ऐसे ड्रा करते हैं, जिसमें दोनों सिंबल की कॉम्बिनेशन होती है। वही गोल सर्कल, लेकिन ऊपर एरो का निशान और उसके साथ साथ नीचे प्लस का निशान। अगर इस तरह का निशान कोई किसी जगह पर आप लोग देख ले या एमसीक्यूज में आ जाए, तो याद रखें बच्चे, ये निशान किसको रिप्रेजेंट करता है? ये निशान बच्चे ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसजेंडर को। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।